विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होगा इस पर आप ध्यान दें। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेन आएगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। या आप इसको उल्टा समझ सकते हैं। तो अगर आप इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इनके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक तरफ स्ट्रेस दूसरी तरफ स्ट्रेन को रखकर, एक तरफ स्ट्रेस दूसरी तरफ स्ट्रेन को रखकर, तो ग्राफ जो है लीनियर रिलेशन शो करेगा। 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पर हमारी सेकेंड वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। इस वीडियो में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स को देखेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे हुक्स लॉ के बारे में, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुक्स लॉ के बारे में, और फर्दर क्लासेज में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन को पढ़ने से पहले हम एक बार हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लें कि आखिर क्या रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, और ये रिलेशन क्यों है, कहाँ तक ये रिलेशन वैलिड करता है, और फिर इसके बाद जो है हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, हमने चेक किया कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो उस मटेरियल के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है, और यही रेजिस्टिंग फोर्स जो है उस मटेरियल में स्ट्रेस को डेवलप करता है। ऐसा हमने सीखा, और हमने साथ ही साथ जाना कि जब आप उस मटेरियल में जब आप फोर्स लगाएंगे उस मटेरियल में स्ट्रेस डेवलप होगा तो मटेरियल डिफॉर्म होगा, उसके किसी डायमेंशन में कुछ चेंज आएगा। और हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और साथ ही साथ हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, इट इज चेंज इन डायमेंशन। यहाँ पर हमने डायमेंशन को लेंथ लिया था, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरीके से हमने जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा। अब हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम आप बस इतना समझ लें कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशन है ना, ये क्या है। इलास्टिसिटी को हम बाद में आराम से समझेंगे, ठीक है। तो कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हैं तो इलास्टिक लिमिट के अंदर जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ये बात हमें समझनी है। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, ये हमने लगा दिया कि यहाँ जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है, अगर आप इसका मतलब ध्यान समझें कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी मटेरियल टू मटेरियल पर डिपेंड करेगी। मटेरियल बदल देंगे उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाएगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट अब इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होगा इस पर आप ध्यान दें। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जैसे जैसे स्ट्रेन आएगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। या आप इसको उल्टा समझ सकते हैं। तो अगर आप इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इनके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करें, एक तरफ स्ट्रेस दूसरी तरफ स्ट्रेन को रखकर, तो ग्राफ जो है लीनियर रिलेशन शो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो ये लीनियर रिलेशन जो आपको मिल रहा है ना, ये जो लीनियर रिलेशन आपको मिल रहा है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर मिल रहा है। इसके बाद जो ये रिलेशन है वो लीनियर रहेगा नहीं, इसके बाद रिलेशन में चेंज आएगा। विद इन इलास्टिक लिमिट आप ये बात याद रखना कि रिलेशनशिप जो है लीनियर रहेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ, आई थिंक मैंने यहाँ पर नेम मेंशन नहीं किया है, तो आप इससे एक बात तो समझ लें कि हुक्स लॉ कहता है कि किसी भी मटेरियल के लिए उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर जब आप देखते हैं तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो स्ट्रेन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, सीधे तौर पर निर्भर रहती है। अगर स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ेगी तो स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपने यूज किया है के, जिसे हम के लिख रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं
अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू को 1 मान लूँ, इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि चेंज इन डायमेंशन जो है वो ओरिजिनल डायमेंशन के बराबर है। मतलब जितनी इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उतनी ही लेंथ में चेंज आ जाए, जितनी इसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी उतना ही अगर डायमेंशन में चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, मान लें इस लेंथ की रॉड जो है 2 मीटर है और बाद में इसकी लेंथ जो है डबल होकर 4 मीटर हो जाती है, 2 मीटर और बढ़ जाती है। तो चेंज इन लेंथ है जो डेल्टा एल है, अगर आपको प्रीवियस क्लास अगर आपने देखी तो आपको पता चल गया होगा कि जो डेल्टा एल है अगर वो ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए, डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो जाए, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है 1 आएगी। और अगर स्ट्रेन की वैल्यू 1 आएगी तो इस फॉर्मूले में अगर मैं स्ट्रेन की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो आप ये समझेंगे कि जो कांस्टेंट के है ना, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह रहे हैं, उसकी वैल्यू स्ट्रेस के बराबर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम स्ट्रेन की वैल्यू को 1 मान लेंगे। मतलब इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी वैल्यू स्ट्रेस के बराबर होती है तब जब किसी मटेरियल में, किसी सब्सटेंस में यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसकी लेंथ जो है डबल हो जाए ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले। ओरिजिनल लेंथ अगर 2 है तो जो फाइनल लेंथ हो वो 4 मीटर की हो जाए, या फिर आप कहें चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज दैट इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, इट इज दैट इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच प्रोड्यूसेज यूनिट स्ट्रेन। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्योंकि स्ट्रेन जो है यूनिटलेस है, स्ट्रेन जो है यूनिटलेस है, यूनिटलेस, तो इस केस में स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी इसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की यूनिट होती है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही केस में जो यूनिट होगी वो सेम होगी। जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। इसी के साथ अब हम एक नज़र डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रेन जो है ये डायमेंशन लेस है, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, तो ये डायमेंशन लेस है। स्ट्रेस के डायमेंशन की बात करते हैं तो आप इसे इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसकी जो यूनिट आएगी, किलोग्राम मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड मतलब टाइम। तो ml-1 t-2 ये इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो फाइनली हमने हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत समझा। अब हम आगे बढ़ते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन की अलग अलग यूनिट्स के बारे में, अलग अलग टाइप्स के बारे में समझेंगे कि इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं।